बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहसन हमीद राजा। प्रोग्राम है हकीकत क्या है। हम बात करेंगे करंट इश्यूज़ के हवाले से। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं नूरीन फ़ारूक इब्राहिम, एक्स MNA हैं PTI से, और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं एतिकुर रसूल एडवोकेट, तजियाकार हैं। हम जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान में, और अगर आप सियासी तनाव के हवाले से बात करें तो यकीनी तौर पर ऐसी कैफियत है कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर सियासी तनाव ऐसे ही बरकरार रहा तो मईशत के लिए मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। इस पर नूरीन फ़ारूक इब्राहिम हमारे साथ हैं। मैडम, एक तो आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, और साथ में पूछूंगा कि क्या क्या समझती हैं कि ये जो तनाव है इसे कम करने के लिए क्या पॉलिसी इख्तियार करना होगी आपके ख्याल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। बहुत अरसे के बाद मैं आज मंजर आम पर आई हूँ, बहुत लंबी ब्रेक के बाद। आपका शुक्रिया। तनाव तो देखिए जी, खैर इस मुल्क की तारीख आप उठा के देखें तो इसी तरह के हालात रहे हैं, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त बन गई है ये यकीनन काफ़ी मुल्क के लिए बड़ी तशवीशनाक है। और मैं समझती हूँ कि इसमें अगर हम सियासी तनाव के को देखें और फिर मुल्क के हालात देखें, जिसमें कि अगर हम मईशत पाकिस्तान की देखें तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, महंगाई आसमानों को पहुँच गई है। लेकिन बस क्या कह सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने अपनी सियासत को चमकाना है वो झूठे दावे देकर ऐवानों में आ गए हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखें ना जी कि अगर आप इलेक्शन करते हैं 8 फरवरी को जो मौका मिला था इस मुल्क को कि भाई आप अपनी एक नुमाइंदा जो है हुकूमत उसको ऐवान में लेकर आए, लेकिन उस पर क्या हुआ? फॉर्म 45 की जगह फॉर्म 47 वाले सारे, बहुत कम उधर फॉर्म 45 वाले इस वक्त पार्लियामेंट में आपको नजर आ रहे हैं जी। तो जब लोगों का उनके ऊपर एतबार ही नहीं है, जब लोगों के वो नुमाइंदे ही नहीं है, तो वो किस तरह पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ बेहतरी ला सकते हैं? तो अब यही झगड़ा है और यही है। तो इसके लिए तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो इनको हमारा मैंडेट जो चुराया गया है PTI का, इमरान खान का, वो वापस करना होगा। जब तक ये नहीं होगा मुझे इसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आती। अच्छा, आप PTI की नुमाइंदगी कर रही हैं तो मैं KPK के हवाले से लाजमी आपसे पूछूंगा। लोड शेडिंग वाजिबात के हवाले से विफाक को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, और ये कहते हैं अली अमीन गंडापुर कि अगर हमें 15 दिन में हमारे मसाइल हल ना किए गए तो बिजली ऑन ऑफ मैं करूँगा। तो ये चीज़ें अगर चल रही हैं तो सूबों और विफाक के साथ अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो क्या समझती हैं कि जो मुश्किलात हैं हमारी माशी लिहाज से तो वो कम होंगी या मज़ीद बढ़ेंगी? आप इस हवाले से क्या कहेंगी और आप इस हवाले से क्या रोल देंगी? देखिए, इसमें जाहिरी बात है कि सूबों को वफाक ही की तरफ से हर चीज़ दी जाती है। तो जब उनको उनके साथ फेयर डील नहीं होगी और एक CM वहाँ का अपने सूबे का, उसने भी तो जवाब देना है ना अपने लोगों को। जब उसको ही नहीं आप सीरियसली लेंगे तो गवर्नर और उनके बीच में जब इस तरह का तनाज़ा रहेगा तो फिर सूबे के लोग क्या करेंगे जी? उसने तो अपने लोगों को डिफेंड करना है कि जो CM साहब हैं और उन्होंने, उनके नुमाइंदा हैं, वो उन्होंने अपने लोगों के लिए बात करनी है और उसके लिए उनको फाइट करना पड़ेगी, वरना तो वो भी अपना खो देंगे जो उनके लिए फीलिंग्स है लोगों की कि वो आज हमारे लिए नहीं बोल रहे, जो कि पंजाब में हो रहा है जिस तरह कि वहाँ पर देखें गंदम के हवाले से, आटे के हवाले से क्या लॉयर्स की मूवमेंट शुरू हुई नहीं है। तो इस वक्त तो एक केओस की सिचुएशन है यकीनन, लेकिन मैं समझती हूँ कि फिर भी हमें इस वक्त अगर कोई हल ढूंढना है तो हमें देखना चाहिए अपने माजी में। मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहती, लेकिन एक फैक्ट है कि जब PTI की हुकूमत थी तो क्या GDP था, हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही थी, हमारी एक्सपोर्ट्स कहाँ थी, तो वो क्यों थी? इसलिए कि एक मुस्तहकम और लोगों की नुमाइंदा
नुमाइंदा हुकूमत उस वक़्त पार्लियामेंट में थी और हम मतलब अभी पाकिस्तान को एक तरक्की की राह पर लाने के लिए कोशां थे, सही, फिर उसको टॉपल कर दिया गया। एग्जैक्टली। और अतीकुर रसूल एडवोकेट, मैं आपकी जानी बढ़ूंगा और आपसे इस हवाले से पूछूंगा। एक तो आपने देखा कि जो सियासी तनाव के साथ साथ अगर अदालत में आप देखें और ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा और जो मुस्तफ़ा कमाल हैं उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है। ये चीज़ें भी बढ़ रही हैं और ख़ास करके आप देखें तो वफाकी हुकूमत की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं और ख़ास करके वज़रा की जानिब से, तो ये जो सूरत हाल है सियासी के साथ अदालती तनाव और ये तमाम तर चीज़ें जैसे बढ़ रही हैं, तो आपके ख्याल में इन इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व किया जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। ऐसे एक बात, क्योंकि आपने स्टार्ट लिया है अदलिया से और तौहीन अदालत के नोटिस से, तो मैं इस पर खास तौर पर कमेंट करना चाहूंगा और अपनी बात का आगाज भी यहाँ से करूंगा। देखिए, एक चीज हमने ये समझ ली है कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में एक है और वो सुप्रीम कोर्ट है, और इसी तरह हाई कोर्ट है। उसके खिलाफ जिस तरह की जबान टेलीविजन पर इस्तेमाल हो रही है, ये एक मैसेज जा रहा है हमारी जनरल पब्लिक को। आपने सिर्फ इसको इस तनाजुर में नहीं देखना कि ये सिर्फ एक कोर्ट पर जो है वो एतराजात हो रहे हैं, बल्कि आपने ये देखना है कि लाखों की तादाद में केसेस पेंडिंग है ग्रास रूट लेवल तक, यानी कि जो हमारा कोर्ट का या इंसाफ का या जो अदलिया का सिस्टम है, उस पर बुनियादी तौर पर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए सवाल उठता है। और ये सवाल जाता है हर एक आम शहरी उसके दिल में। और अगर खुदा ना खास्ता यही जनरल पब्लिक इसी तरह से अगर वो सारी चीजें वो भी बिहेव करना शुरू कर देगी इस तरह से आके, मामलात आपके हाथ से निकल जाएंगे खुदा ना खास्ता। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि एहतियात बरतनी चाहिए। हमारे जो लीडर्स हैं उनको भी डर है। फैसल वाकफ भी एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुस्तफा कमाल भी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर उन्हें कोई इशू है, कोई समझते हैं, तो इसके लिए प्रॉपर फोरम मौजूद है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल मौजूद है, अदलिया का फोरम मौजूद है। अगर कहीं वो समझते हैं कि कुछ गलत हो रहा है तो उसका एक तरीकाकार वजह करके उसको उस तरीके से जो है वो हैंडल करें। अगर इस तरह से वो पब्लिक में आके पब्लिक के सामने इस तरह की बात करेंगे तो बाज़िल नजर में जो है ये पब्लिक जनरल पब्लिक के सेंटिमेंट्स को बेसिकली उभारने वाली बात जो है वो हमें नजर आती है। ऐसी सूरत हाल में मेरा नहीं ख्याल कि जितनी उन्होंने सख्त जबान इस्तेमाल की और जिस तरह से किया, बाकी जाहिर है अगर उनको कोई समझ आती है कि इलीगैलिटी कमिट हुई है, कोई गलती हुई है, कोई ज्यादती हुई है, कोई इस तरह का मामला अगर हुआ है, तो उसके लिए प्रॉपर फोरम पे जाए और उसको अवेल करें, उस फोरम पे जाके उस रेमेडी को अवेल करें। लेकिन ये जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सो मोटो इस पर जो है नोटिस लिया, वो भी उसके पीछे भी जो मुझे चीज मैं फील कर रहा हूँ वो यही है कि इस तरह से अगर हर अदालत के हवाले से लोग अपना जो है वो मौक़िफ़ का जो है वो सामने लाना शुरू कर देंगे और इस तरह से हार्श हो जाएंगे, तो फिर आपका खुदा ना खास्ता ये निज़ाम जो है, जो आपका जुडिशियल सिस्टम है, इस पर बहुत कारी मुझे खतरा है कि लग जाएगी। तो इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और जाहिर है वो इसको उस तरीके से ही लेके चलेंगे। बाकी जो इनके इल्जामात हैं और जो कानून कहता है, जो आइन कहता है, जनरल पब्लिक के हवाले से या किसी आम शहरी के हवाले से या मेंबर पार्लियामेंट के हवाले से आर्टिकल 62, 161, 62 वो सारी चीजें देखनी है। लेकिन जब आप किसी हाईकोर्ट के जज के हवाले से देखते हैं तो उसका भी क्राइटेरिया और उसकी भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या उसकी क्वालिफिकेशंस है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, वो भी सारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो मेंशन कर दी गई है। तो डेफिनेटली की बात आगे चलेगी तो मजीद वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं अर्ज करूंगा कि सख्त जबान हमारे किसी भी इदारे के हवाले से, चाहे वो हमारा जुडिशियल हो इदारा, चाहे वो हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो, चाहे वो हमारी पाक हो जाए, कोई भी उस इदारे के खिलाफ इस तरह से आके मेरा नहीं ख्याल के इस तरह की लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। अच्छा अतीकुर रसूल एडवोकेट, आप भी सीनियर तजियाकार हैं और इस हवाले से चीज़ें भी देखते हैं, क्या समझते हैं ये तनाव कम होता हुआ देख रहे हैं या मजीद आगे बढ़ेगा, और इससे कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि डेफिनेटली अगर इस तरह की चीज़ें, एक तो देखें सियासी मुश्किलात हैं, दूसरे जानिब अगर मुआशी मुश्किलात देखी जाएँ वो भी बढ़ती जा रही हैं, और साथ अगर अदालत पे और इस तरह के इदारों पर आप हर्जा सराई करेंगे और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये मुश्किलात मजीद आगे बढ़ती नहीं जाएंगी। देखिए जी, एक बात तो मैं आपसे शेयर कर दूं कि हमारा जब भी सियासी जो निज़ाम है, इसकी सियासी माजी की अगर आप बात करें तो तनाव की कैफियत कभी भी जो है वो हमेशा रहने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं बैठ के डायलॉग करना पड़ता है और माजी में आपके पास एग्जाम्पल इसकी मौजूद है। आपने देखा मिसाल बैसाख जमहूरियत भी हुआ, आपने देखा तमाम पार्टीज जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हुई, वो बैठे उस पर डायलॉग भी किया। अगर आप सिर्फ अभी की करंट सिचुएशन की बात करें तो आप एक चीज देख लें कि कभी भी जो रिजिडिटी है पॉलिटिक्स में कहा भी नहीं जाता कि कोई हर्फ जो है वो हर्फ आखिर नहीं होता, इस बात हर्फ आखिर नहीं होती। हमें ये देखना
है कि हमारी सियासी पार्टियों को ये निज़ाम अगर चलाना है, अगर आप डेमोक्रेसी को या जमहूरियत को आप डीरेल नहीं करना चाहते, इसको बढ़ाना चाहते हैं, इसको आगे लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी। कुछ मसाइल हैं, डेफिनेटली उन मसाइल को हम जो है वो अंडर दी कारपेट नहीं फेंक सकते, उनसे हम जो है वो आंख नहीं चला सकते। लेकिन एक बात ये भी समझनी है कि आपने निजाम या सिस्टम के अंदर रह के ही बेहतरी के लिए काम करना है। ये हमारे जो सियासी जमातें हैं उनको ये समझ लेना चाहिए। अभी ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है, KMLN ने भी कहा तरीके से बात करने को तैयार है, बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं। तो अगर PTI भी थोड़ा सा नरमी का रवैया रखेगी और बैठकर बात करेंगे, एक चीज तो ये है। और दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा था वो ये है कि शायद जो सख्ती या रिजिडिटी और जो मामला सख्त जो है वो PTI की तरफ से नजर आ रहे थे, मेरा ख्याल है उनमें भी नरमी आना शुरू हो जाएगी। इसकी वजह ये है कि अब आपके सामने कीमतें जो है ना, सरिया कम हो गया, सीमेंट कम हो गया, प्याज कम हो गया, आलू की कम होगी कीमत, तरबूज की कीमत कम होगी, ऑयल की कीमत कम होगी, घी की कीमत कम होगी, पेट्रोल की कीमत कम होगी। तो ये चीजें अब थोड़ा सा शायद उनको भी नजर आना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है वो शायद बैठ के बात करेंगे। अच्छा नूरीन फारूक इब्राहिम, मैं आप ही जानिब आऊँगा और ख़ास करके आप MNA हैं PTI की और इस हवाले से रोल भी दे रही हैं। आपसे लाजमी तौर पर पूछूंगा, जिस तरह बयान दिया राना सनाउल्लाह ने और बारहा वो ये कह चुके हैं कि हम PTI के साथ मामला तय करने के लिए तैयार हैं, मीन्स मुल्क के लिए बातचीत करना चाहते हैं, तो आखिर क्या वजह है कि PTI इसके लिए तैयार नहीं है? और अभी तक बानी PTI की जानिब से कोई ऐसी बातचीत नहीं की गई कि तमाम सियासी पार्टियाँ मिलकर जिस तरह मीसाक मईशत के हवाले से बात की जाती है, इसी तरह अगर मुल्क के लिए आगे बढ़ा जाए तो उसमें आप भी अपना रोल दें। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बात ये है, सबसे बड़ी बात कि जब इलेक्शन हुआ, यानी जब हम बात करते हैं जमहूरियत की, तो जमहूरियत के मानी क्या है कि आम लोग अपना वोट देकर अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, उनको पार्लियामान में भेजते हैं और फिर वो उनके लिए काम करते हैं। जब जो नुमाइंदे जो इस वक्त पार्लियामान में बैठे हैं वो अवाम के मुंतखब हैं ही नहीं, तो PTI उनसे क्या बात करे? मतलब ये तो एक बहुत बेतुकी सी बात लगती है। और इसको खत्म करने का मुझे तो कोई और तरीका नहीं। आपके ख्याल में इस दौरानिये में फिर क्या हो सकता है? आप क्या इस दौरानिये में यही हो सकता है जो कि इस वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जुडिशरी ने कुछ होश के नाखून लिए हैं, उन्होंने उनकी सस्पेंड कर दी है। जो हमारी रिजर्व सीट्स पे दूसरे लोगों को बंदर बांट की हुई थी, इन्होंने खवातीन को दूसरी पार्टीज की दी हुई थी कि उनका कोई बनता ही नहीं था कि दूसरी पार्टियों ने सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ऐवान की सीटों को पूरा करने के लिए जो हमारी 342 सीट्स हैं, तो उन्होंने हमारी सीट्स उनके ऊपर बांट दी। अब ये तो एक लंबी कहानी है कि क्योंकि हमारा सिंबल नहीं था और हम सुन्नी इत्तेहाद के साथ इत्तेहाद में हैं और हमारी रिजर्व सीट्स की लिस्ट नहीं गई हुई थी, तो इसलिए वो 70 सीटें उन्होंने दूसरों को दी। लेकिन क्योंकि उन्होंने उनको सस्पेंड किया है, ये बहुत एक खुशाइन बात है, हम इसको अपनी विक्ट्री समझते हैं। और मैं समझती हूँ कि अगर जब तक कि जुडिशरी, जैसे अतीक साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर अपना काम इंसाफ से करते रहें, तो फिर शायद ऐसी कोई राह जरूर बन सकती है कि जिसमें के लीडरान बैठें और बात करें और कोई एक बीच का कोई रास्ता निकाल सके। क्योंकि इस वक्त तो ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं, मुझे नजर नहीं आती। मईशत जो है वो बिल्कुल खत्म होने को है। आप देख लें अभी जो दुबई लीक्स हो गए, इसमें जिनके नाम आए हैं, अब वो कौन लोग हैं? मैं उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ के बेटे और जरदारी साहब के बेटे, ये तमाम लोग बाहर मुल्क में, अगर देखे ना, इनकी मुखलिसी किससे जाहिर होती है? अगर मैं अपने घर को ही सेफ नहीं समझती, मैंने अपने घर से अपना सारा कीमती सामान निकाल के समसाए वाले घर में रखा हुआ है, मैं आपको आके दावत देती हूँ कि आपका सामान सेफ है, आप मेरे घर में आके रखें। मतलब ये किस किस्म की मंतक है? अगर ये खुद ही अपने मुल्क को इस काबिल नहीं समझते और अपनी इन्वेस्टमेंट्स जाके बाहर करते हैं, और पहले तो कोई सवाल करे कि जी इतनी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से आई, किस तरह हुई, मतलब एक लंबी एक बहस है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन्होंने दुबई को एक हब बनाया, हम ही लोग जाके वहां पर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम कराची को भी तो बना सकते थे। सही। आज कराची हमारा जो इतना बड़ा इकोनॉमिक हब है, हम उसमें इन्वेस्ट करते तो दुनिया आके वहां पर भी इन्वेस्ट करती।
हम अच्छा, इस तरह ख्वाहा हैं दूसरे ममालिक के कि वो आके हमारे मुल्क में आके इधर इंडस्ट्री लगाएंगे। बिजली के निर्खों को देखें, आप गैस की कीमतों को देखें, कौन आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, मुझे बताएं। अच्छा मैडम, इस हवाले से आपसे पूछूंगा कि सियासी तनाव कम करने के लिए क्या मीन्स, इसका मतलब यही है कि पीटीआई कोई रोल नहीं देगी? देखिए इस वक्त मैं तो इस बारे में कोई हतमी बात नहीं कर सकती। यकीनन करेंगे, उमर अयूब खान साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वो पार्लियामान में होते हैं, उनकी भी बातचीत हो रही है और शायद इस पे कोई आगे चंद रोजों में कोई एक तब्दीली आए। मैं इस पे कोई हतमी बात नहीं कह सकती। ठीक, अतीक रसूल एडवोकेट, आपकी जानिब आऊँगा और आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। पानामा लीक्स के बाद ये जो प्रॉपर्टी लीक्स का नया पिंडोरा बॉक्स खुला है, इसमें आप क्या समझते हैं कि जिस तरह पानामा लीक्स में जो लोग सामने आए थे, उन पर जो इल्ज़ामात लगे थे वो भी पाए तकमील तक नहीं पहुँचे, और अब एक नया जो ड्रामा है वो प्रॉपर्टी लीक्स के हवाले से कि बड़े पैमाने पर लोगों की प्रॉपर्टी हैं दुबई के अंदर, पाकिस्तानी जो उसमें सियासतदान हैं उनके हवाले से भी बातचीत की गई, तो क्या समझते हैं कि इसको भी देखा जाएगा या ये भी ऐसे ही नजर हो जाएगा पानामा लीक्स की तरह? देखिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की ना सूरत हाल हमेशा से ऐसी ही रही है। हमारे यहाँ जो ताकतवर लोग हैं हमेशा उन्हीं की प्रॉपर्टीज या उन्हीं के मामला जो है वो बैरून मुल्क निकलते हैं, और वही ताकतवर है कानून को जो है वो ये मैं समझता हूँ कि चीज फाड़ के निकल जाते हैं बाजों का। जी एग्जैक्टली। अभी देखिए बात तो चल रही है कि इस पे FIA और जो दीगर रेलेवेंट इदारे हैं वो इस पे इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है वो अपना मामलात को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन देखें, अगर आपने फैसल बावड़ा का बयान सुना कल कि अगर इस तरह की चीजें हमारी मीन्स पगड़ियां उछाली गई तो हम उनके फुटबॉल बना देंगे, आपने वो सुना था? जी मैंने सुना है ना। देखिए बात पता है क्या, आपने ये देखना है कि जो पगड़ियां उछालने वाली बात है, मैं पहले भी बात कर रहा हूँ कि हमें जब हम बात कर रहे होते हैं तो बात ये सिर्फ वहीं तक रुकती नहीं है। ये हम किसी ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के दो लोग गुफ्तगू नहीं कर रहे होते। सही। इसका एक मैसेज है, ये जाता है रिपल्स इफेक्ट, जिसे आप कह रहे हैं कि पानी में जब आप पत्थर फेंकते हैं तो इसकी लहरों का अर्ताश दूर तक जाता है। Exactly. तो कुछ पता नहीं है कि ये एट द एंड किस तरह से जाके जो है वो अपना असर दिखाएगा। इसी तरह से हमें, मैं समझता हूँ कि अपना गुस्सा और अपना जो भी हमारे अंदर जो है वो शक्ति है उसको बड़े एहतियात से अपने उसको आगे निकालना भी है, बाहर भी अपनी फ्रस्ट्रेशन को भी, अपने गुस्से को भी, अगर कहीं गलती हो रही है कि ज्यादती हो रही है तो उसका भी एक तरीकाकार है। ये इस तरह से बात करना, अगर तो हर एक, मैं समझता हूँ कि 25 करोड़ आवाम जो है वो बहरहाल किसी न किसी तरीके से अब कनेक्टेड है। हम उस दौर से निकल आए कि शायद एक जगह से कोई बात किसी जगह से हल्की सी कर दी तो वहीं पे खत्म हो जाएगी। अब तो सोशल मीडिया पर बात खत्म होने का नाम नहीं लेती। आप एक जगह पे बात करते हैं, वो कहाँ से कहाँ घूमती घूमती चली जाती है, और हर एक जो है वो उसको अपने अंदाज से, अपने ज़हन के मुताबिक, अपने माइंडसेट के मुताबिक और अपनी सोच और अकल और समझ के मुताबिक उसको कंसीव कर रहा होता है, और उसी तरह का वो रिएक्ट भी उसी तरह से उस पर कर रहा होता है। जिस शख्स की जितनी कैपेसिटी है वो उस हद पे जाके जो है वो उस पर रिएक्ट भी करता है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एहतियात का दामन जो है वो हमारे लीडर्स को बहरहाल जो है थामना चाहिए। अच्छा, इसमें जो प्रॉपर्टी लीक्स हैं, क्या समझते हैं कि आप कुछ ना कुछ निकलेगा, मींस जिन लोगों पर ऐसे इल्ज़ामात हैं उनसे रिकवर किया जाना चाहिए? मेरे ख्याल में तो ऐसा ही है कि इससे पहले जो पनामा लीक्स में नाम आए, कम से कम मुल्क के लिए जो इनसे इतना चीज़ें वो रिकवर करनी चाहिए कि मुल्क की जो मीशत है उसे बेहतर किया जा सके। आपको वैसे क्या लग रहा है, कुछ बेहतरी हो सकेगी इस हवाले से? देखिए जहाँ तक बेहतरी हो सकेगी या नहीं, इस पर तो मुझे जो है लगता है कि बेहतरी के चांसेस नहीं है, क्योंकि इनको पकड़ना हमारे मुल्क के जो कानून है उसमें शायद उसके लिए शामिल ही नहीं है, आसान नहीं है। एक बात। जहाँ तक दूसरी बात है, आप देखिए कितनी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि इस मुल्क का जो कुल ज़र मुबादला है उसको देखें और जितनी वहाँ पर प्रॉपर्टी हमारे मुल्क की चंद लोगों की मैं समझता हूँ निकली है, उसको अगर कंपैरिजन करें तो आपको हंसी आ जाएगी कि हमारी उससे भी शायद छाके ज्यादा बनती है। तो ये हमारी बदकिस्मती आम आवाम की इस गरीब मुल्क की है कि मुल्क तो ये गरीब है, लेकिन यहाँ पर जो है रहने वाले ऐसे लोग हैं जिनकी अगर प्रॉपर्टीज देखी जाए तो शायद ये दुनिया में पहले दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, जिन्होंने दुनिया में दुबई में अपनी जो है वो प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सूरत हाल गंभीर है कि ये पैसा जो है कहीं और से तो नहीं कमा रहे, इनके कहीं यूएस में या यूके में या फ्रांस में या दीगर यूरोप में कई इतने ऐसे बड़े वो बिजनेस है कोई नहीं कि वहां से पैसा ला के जो है वहां से खरीद रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा और बेटर को प्रूव करेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि ये पाकिस्तान का ही पैसा है जो यहाँ से ये चूज कर गरीब का खून वहां पर जाके प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। एग्जैक्टली, तो हकीकत है। ठीक। लेकिन दूसरी तरफ इनको कानून के कटहरे में लाना
देना, ये कानून साजी करने वाले भी लोग ज्यादातर अगर आप देखें तो वो यही लोग हैं। यही आपको पार्लियामेंट में नजर आएंगे, यही आपको सूबाई असेंबली में नजर आएंगे। तो ये कब ऐसा कानून बनाएंगे इतना स्ट्रॉन्ग और इतने इदारे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि कल अगर ऐसा मामला हो तो ये उनको खुद जो है वो इदारे इनको पकड़े। तो ये दोनों चीजें अगर आप देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये ऐसा मुमकिन नहीं होता नजर आ रहा। सही, आपका पॉइंट आ गया। नौरीन फारूक इब्राहिम, आपकी एक तो केपीके में गवर्नमेंट भी है, उस हवाले से अगर जानना चाहूँ तो पंजाब में स्पीड से काम जारी है और पंजाब के हवाले से लोग बातें भी करते हैं कि जिस तरह मरीम नवाज कामकाज कर रही हैं, क्या जो केपीके में है वो भी ऐसा ही है? मीन्स लोगों की जो तवक्कुआत हैं उन पर पूरा उतरा जा रहा है या सिर्फ बयानबाजी तक ही है? आप क्या जो केपीके की तरक्की है उससे मुत्तफिक हैं? जी, अगर आप देख रहे हो, जो मैं पंजाब के सीएम और केपीके के सीएम को देख रहे हैं तो इनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वहाँ पे सीएम साहिबा आए दिन एक कॉस्ट्यूम की कोई शो कर रही होती है, हर दूसरे दिन वो कभी एक वर्दी में, कभी डॉक्टर की यूनिफॉर्म में, कभी पुलिस के यूनिफॉर्म में नजर आती हैं। तो बेचारे अली अमीन गंडापुर साहब तो अपने कवामी आदमी हैं। नहीं, लेकिन वो तो सिर्फ धमकियों पे ही फिलहाल गुजारा कर रहे हैं। धमकियों पे नहीं गुजारा कर रहे जी, जब उनके पास कुछ हाथ में फंड्स आएंगे तो वो कोई काम करेंगे ना। तो वो इस तरह तो नहीं कर सकते। अपने जो उनके इख्तियार में है वो उसी के अंदर ही रह के काम कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है पहले भी जब हमारी हुकूमत रही है उसमें भी केपीके में बहुत काम हुआ है, खास तौर पर सेहत कार्ड के हवाले से। जितना केपीके को हमने और पूरे पाकिस्तान को, यानी पूरी दुनिया ने इस बात को रिकग्नाइज किया है सेहत कार्ड के हवाले से, और वहाँ पर हमने शौकत खानों की तामीर भी शुरू की है। तो आम लोगों की रिलीफ के लिए तो वहाँ बड़ा काम पहले भी हुआ है और अब भी हो रहा है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि पीटीआई में कोई अंदरूनी टूट फूट है क्योंकि शेर अफजल मरवत को जैसे पीछे किया गया, ये क्या कोई रीजंस हैं इसकी? देखें, मैं तो खैर क्योंकि ज़ाती तौर पर अभी जो ये कुछ नए लोग शामिल हुए हैं, मैंने अभी तक उनसे मुलाकात भी इस तरह मतलब ऐसे जनरली सलाम दुआ हुई है। ठीक, सच्ची बात आप ये तो नहीं कहेंगी कि नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उनके वो उन्होंने एक मुश्किल वक्त में पीटीआई के लिए खड़े हुए और उन्होंने बहुत जलसे भी किए, बड़े निडर इंसान हैं, लेकिन कुछ जज्बाती भी बहुत ज़्यादा हैं। और जो उनके बयानात आए हैं सऊदी अरब के हवाले से, वो बिल्कुल ही हमारा वो मौक़िफ़ है ही नहीं। इसीलिए उनको जो हमारे चेयरमैन साहब ने, लीडर ने, हमारे इमरान खान साहब ने, उनको इस वक्त अगर कोर कमेटी में समझती हूँ कि सही फैसला था। सही। अतीक साहब, क्या समझते हैं कि जो मुल्क में महंगाई है, आपसे आखिरी इस हवाले से आपका पॉइंट लेना चाहूँगा कि जो मुल्क की जो करंट सिचुएशन है वो गो की शिकार है, तो क्या समझते हैं कि जो पीपल्स पार्टी है और मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो वो मुल्क मिलकर इसको आगे लेकर जा सकते हैं? देखें, आपको मैंने भी थोड़ी देर पहले भी एक बात की थी कि महंगाई के हवाले से जो है अब तो हुकूमत को भी समझ आ गई है और जो तमाम जाती जमातें यूँ समझ लेंगे जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, उनका इस बात पर कंसेंसस डेवलप हो चुका है कि अगर तहरीक इंसाफ को काउंटर करना है और अवाम के दिलों में घर करना है तो वो एक ही सूरत है, महंगाई कम की जाए। महंगाई कम करेंगे, ऑयल, घी, दालें, पेट्रोल और इस तरह की चीजें जो रोजमर्रा की अशिया है, जो हमारी, मैं समझता हूँ कि 80% से जायद हमारी जो अवाम है उनकी रोजाना की बुनियाद पर जरूरत है। जब तक इनको कम नहीं किया जाएगा, जब तक ये आसानी से उनकी पहुंच तक नहीं जो है वो उनकी रसाई बनाई जाएगी, तब तक शायद इनके लिए जो है पीटीआई को शिकस्त देना या पीटीआई का जो नैरेटिव है उसको शिकस्त देना इनके लिए मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए आपको जो है वो नजर भी आ रहा होगा कि रोजाना की बुनियाद पर कभी ऑयल की कीमत जो है वो कम हो रही है, घी की कीमत कम हो रही है, शहर खुरनोश की कीमत कम हो रही है, इसी तरह पेट्रोलियम मदनियात की भी कीमत को जो है वो कम करने की कोशिश की जा रही है। देखना ये है कि जो आगे आइंदा आने वाले दिन है, क्या ये इसको सस्टेन करते हैं या नहीं करते, असल तो देखा ये जाएगा। इन्होंने कोशिश की और इस तरफ जा जरूर रहे हैं, और इस जाने की वजह भी ये है कि अगर इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को सस्टेन करना है, आवाम के दिलों में अपने जो है वो अपनी जगह बनानी है, तो वो सिर्फ एक ही सूरत है कि ये महंगाई कम करेंगे। और इसीलिए अब
मेरा ख्याल है कि ये मेहनत कर रहे हैं तभी हमें इसके कुछ असरात नजर आ रहे हैं। असल तो बात ये है कि ये सस्टेन करे, ये इन द लॉन्ग रन हमें नजर आए। अगर ऐसा नहीं होगा तो अवाम जो है वो डेफिनेटली इनको दोबारा रिएक्ट करेंगे, देंगे, रिएक्ट करेंगे। एग्जैक्टली। नूरीन फारूक इब्राहिम, आपका प्रोग्राम में आप आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अतीक रसूल एडवोकेट, आपने हमें कॉल के ज़रिए ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।